हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आशा आप सभी ठीक होंगे। तो आज की हमारी क्लास हिंदी साहित्य के अंतर्गत सूफी काव्य पर आधारित रहने वाली है और सूफी काव्य पर आधारित ये हमारी अंतिम क्लास रहेगी। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। शुरू करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित कवियों में से किसने प्रेमाख्यानक काव्य की रचना नहीं की है? इनमें से किसने प्रेमाख्यानक काव्य की रचना नहीं की है? तो मुल्ला दाऊद ने की है, जायसी ने की है और उस्मान, इन तीनों ने की है। ये सभी सूफी काव्य धारा के रचनाकार रहे। ठीक है, मुल्ला दाऊद की प्रसिद्ध रचना है चंदायन, मुल्ला दाऊद की प्रसिद्ध रचना है चंदायन, जायसी की प्रसिद्ध रचना है पद्मावत और उस्मान की प्रसिद्ध रचना है चित्रावली। अब्दुल कादिर ने प्रेमाख्यानक काव्य की रचना नहीं की है। आगे बढ़ेंगे। अगला हमें सुमेलित करना है चंदायन का रचनाकाल क्या रहा? चंदायन का रचनाकाल रहा आपका 1379 ईस्वी। ठीक है, चंदायन का रचनाकाल रहा 1379 ईस्वी। मृगावती का रचनाकाल क्या रहा? मृगावती का रचनाकाल रहता है आपका 1503 ईस्वी। अच्छा, यहाँ पे सभी सुमेलित ही है। ठीक है, यहाँ पे लगभग सभी पहले से ही सुमेलित किया गया है। मृगावती का रचनाकाल रहा 1503 ईस्वी। मधुमालती का रचनाकाल क्या रहता है? 1545 ईस्वी। मधुमालती का रचनाकाल रहा 1545। पद्मावती का रचनाकाल क्या रहा? 1540 ईस्वी। ये सभी पहले से ही मिला हुआ था। चंदायन की रचयिता रहते हैं मुल्ला दाऊद। ठीक है, मृगावती की रचयिता कौन रहे? कुतुबन। मधुमालती के रचयिता रहते हैं मंझन। पद्मावत के रचयिता रहे जायसी। आगे बढ़ेंगे। रौजतुल हकायक के रचयिता कौन रहे? रौजतुल हकायक के रचयिता कौन रहते हैं? तो नूर मोहम्मद। रौजतुल हकायक के रचयिता रहे नूर मोहम्मद। यह फारसी भाषा में रचित है। रौजतुल हकायक फारसी भाषा में रचित है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है? इनमें से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है? कबीर, सूरदास, तुलसी, जायसी। तो जायसी ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है। जायसी ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है। जायसी की कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं जैसे पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरानामा, चित्ररेखा, मसलानामा, कन्हावत इत्यादि। ठीक है, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरानामा, चित्ररेखा, मसलानामा, कन्हावत, ये सभी रचनाएं किनकी है? तो जायसी की है। अगला प्रश्न है, भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को हमें चुनना है। ठीक है, सूफी काव्यधारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्न में से कोई एक विशेषता गलत है। सूफी काव्यधारा के विशेषताओं के संदर्भ में इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान तथा विदेशी थे। ये गलत हो जाएगा, पहला ही आपका गलत विकल्प है। सूफी काव्यधारा की विशेषता नहीं मानी जाएगी विकल्प का। इस काव्यधारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं के प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया है। ये सही है आपका। ठीक है, ये सही है। इस काव्यधारा के कवियों ने इस काव्यधारा के कवियों ने अवधि, यहाँ पे अवधि हो जाएगा, ये अवधि होगा। ठीक है, इस काव्यधारा के कवियों ने अवधि एवं राजस्थानी में रचनाएं की। ये भी सही है। इस काव्यधारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे। ये भी सही है आपका। विकल्प घ भी सही है। केवल गलत क्या है? तो विकल्प का। और इसमें हमें क्या चुनना था? गलत विशेषता को ही चुनना था। आगे बढ़ेंगे। मधुमालती के रचयिता कौन रहे? मधुमालती के रचयिता कौन रहते हैं? तो मंझन। मधुमालती के रचयिता कौन रहे? मंझन। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से ज्ञानदीप का रचनाकार कौन है? ज्ञानदीप के रचयिता रहते हैं शेख नबी। ज्ञानदीप के रचयिता कौन रहे? शेख नबी। ज्ञानदीप के रचयिता रहे शेख नबी। और ज्ञानदीप का रचनाकाल क्या रहा? ज्ञानदीप का रचनाकाल रहता है आपका 1619 ईस्वी। ज्ञानदीप का रचनाकाल क्या रहा? 1619 ईस्वी। ज्ञानदीप का रचनाकाल 1619 ईस्वी। पद्मावत की विधा क्या है? पद्मावत किस विधा की रचना है? पद्मावत आपका एक प्रबंध काव्य है। ठीक है, पद्मावत क्या है? एक प्रबंध काव्य है। पद्मावत के रचयिता रहे जायसी। पद्मावत के रचयिता रहे जायसी। पद्मावत एक प्रबंध काव्य है। इसमें पद्मावत में चित्तौड़ के राजा रत्नसेन एवं सिंघल की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम, विवाह और विवाहेत्तर यानी कि विवाह के बाद के जीवन का मार्मिक चित्रण किया गया है। पद्मावत नामक प्रबंध काव्य में चित्तौड़ के राजा रत्नसेन तथा सिंघल की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम, विवाह एवं विवाह के बाद के जीवन का मार्मिक चित्रण किया गया है। चित्रावली किसकी रचना है? चित्रावली किसकी रचना है? तो उस्मान की रचना है। चित्रावली किसकी रचना है? उस्मान की रचना है। चित्रावली उस्मान की रचना है। चित्रावली किनकी रचना है? तो उस्मान की रचना है। चित्रावली अवधी भाषा में रचित है। ठीक है, चित्रावली अवधी भाषा में रचित है। और चित्रावली नामक प्रेम काव्य के नायक रहे ज्ञानदीप।
चित्रावली नामक प्रेम काव्य, चित्रावली एक प्रेम काव्य है जिसके नायक रहते हैं ज्ञानदीप और नायिका कौन रही, देवयानी। ठीक है, नायक ज्ञानदीप, चित्रावली का नायक ज्ञानदीप और नायिका देवयानी। पद्मावत एक त्रासदी है, मुक्त काव्य है, गेय काव्य है या फिर आत्म काव्य है। तो पद्मावत एक त्रासदी है, पद्मावत एक त्रासदी है। पद्मावत को त्रासदी किसने कहा था, विजय देव नारायण शाही। पद्मावत को त्रासदी किसने कहा था, तो विजय देव नारायण शाही ने कहा था। और पद्मावत अवधी भाषा में रचित है। ठीक है, जायसी की रचना है। इसे एक त्रासदी कौन कहते हैं, तो विजय देव नारायण शाही। चंदायन के रचयिता कौन रहे, चंदायन के रचयिता रहते हैं मुल्ला दाऊद। चंदायन के रचयिता कौन रहे, तो मुल्ला दाऊद। चंदायन के रचयिता मुल्ला दाऊद। चंदायन के संबंध में कुछ और बिंदु अच्छे से आप याद रखिएगा, जैसे कि डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहाया, लोर कथा के नाम से अभिहित किया है। ठीक है, प्रश्न आता है कि किसने चंदायन को मुल्ला दाऊद द्वारा रचित चंदायन नामक रचना को लोर कहाया, लोर कथा के नाम से संबोधित किया है। तो डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा या फिर लोर कथा के नाम से संबोधित किया है। चंदायन अवधी भाषा में रचित है। और इसका काल क्या रहा, रचना काल क्या रहा, तो 1379 ईस्वी। इसका रचना काल रहा 1379 ईस्वी। ठीक है, इसमें चौपाई, दोहा और छंद का प्रयोग किया गया है। चंदायन में चौपाई, दोहा, छंद का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन पद्मावत के बारे में सही नहीं है, पद्मावत के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें प्रेम के लोकधर्मी स्वरूप का चित्रण किया गया है। इसमें प्रेम के लोकधर्मी स्वरूप का चित्रण किया गया है, ये आपका सही कथन है। इसमें दोहा चौपाई की शैली अपनाई गई है, ये भी सही है। यह भारतीय लोक कथा पर आधारित प्रबंध काव्य है, ये भी सही है। पद्मावत की काव्य शैली प्रौढ़ और गंभीर नहीं है, ये गलत है। ठीक है, तो ये वाला हमें क्या देखना था कि इसमें कौन सा विकल्प गलत है, तो विकल्प घ जो है ये गलत है पद्मावत के संबंध में। पद्मावत की काव्य शैली प्रौढ़ और गंभीर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कासिम शाह की रचना कौन सी है। निम्न में से कासिम शाह की रचना कौन सी है। मृगावती किसकी रचना है, तो कुतुबन की रचना है। ठीक है, मृगावती कुतुबन की रचना है। चंदायन किसकी रचना है, तो मुल्ला दाऊद। चंदायन किसकी रचना है, तो मुल्ला दाऊद की रचना है। चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है। ठीक है, सत्यवती कथा किसकी रचना है, तो सत्यवती कथा ईश्वर दास की रचना है। हंस जवाहिर कासिम शाह की रचना है। मृगावती कुतुबन की रचना है। सत्यवती कथा ईश्वर दास की रचना है। चंदायन किसकी रचना है, तो चंदायन हो गया आपका मुल्ला दाऊद द्वारा रचित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना मानते हैं मृगावती को। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना कुतुबन द्वारा रचित मृगावती को मानते हैं। ठीक है, कुतुबन द्वारा रचित मृगावती को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना माना है। जबकि रामकुमार वर्मा चंदायन को ठीक है, रामकुमार वर्मा चंदायन को प्रथम प्रेमाख्यानक ग्रंथ मानते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त रामकुमार वर्मा चंदायन को प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य मानते हैं। रामकुमार वर्मा, ठीक है, रामकुमार वर्मा जो थे ये चंदायन को प्रथम प्रेमाख्यानक रचना मानते हैं। हंसावली को कौन मानते हैं प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य, तो गणपति चंद्रगुप्त। ठीक है, गणपति चंद्रगुप्त हंसावली को असाइत द्वारा रचित है और इसे गणपति चंद्रगुप्त ने प्रेमाख्यानक परंपरा की पहली रचना मानी है। ठीक है, गणपति चंद्रगुप्त हंसावली को प्रेमाख्यानक परंपरा की गणपति चंद्रगुप्त हंसावली को प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य मानते हैं। और हंसावली किसकी रचना है, असाइत की रचना है। हंसावली असाहित्य की रचना है। ठीक है, इसके अलावा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने सत्यवती कथा जो कि ईश्वर दास द्वारा रचित है। ठीक है, सत्यवती कथा को प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी सत्यवती कथा को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने सत्यवती कथा नामक रचना को प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य माना है जो कि ईश्वरदास द्वारा रचित है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
छार उठाए लीन एक मुट्ठी, दीन उड़ाई पृथ्वी झूठी। यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? यह पंक्ति पद्मावत नामक ग्रंथ से ली गई है। यह पंक्ति पद्मावत नामक ग्रंथ से ली गई है। पद्मावत के रचयिता रहे जायसी। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो चित्रवली उस्मान द्वारा रचित है, सही है। मधुमालती मंझन द्वारा रचित है, ये भी सही है। मृगावती कुतुबन की रचना है, ये भी सही है। हंस जवाहिर ये नूर मोहम्मद की रचना नहीं है। हंस जवाहिर नूर मोहम्मद की रचना नहीं है। फिर ये किन की रचना है? तो हंस जवाहिर कासिम शाह की रचना है। ठीक है, हंस जवाहिर कासिम शाह की रचना है। अवधी भाषा में रचित दोहा चौपाई का प्रयोग करके, ठीक है, अवधी भाषा एवं दोहा चौपाई पद्धति में रचित कासिम शाह की रचना है। अवधी भाषा एवं दोहा चौपाई पद्धति में रचित यह किसकी रचना है? तो कासिम शाह की यह रचना है। ठीक है, कासिम शाह की यह रचना है। आगे बढ़ेंगे। पद्मावत में गुरु का प्रतीक कौन है? पद्मावत में गुरु का प्रतीक रहा सुआ, या फिर कहें तो हीरामन तोता। ठीक है, हीरामन तोता गुरु का प्रतीक रहा। पद्मावती किसका प्रतीक है? पद्मावती जो है ये किसकी प्रतीक रही? तो श्रद्धा, या फिर कहें तो सात्विक बुद्धि, या कहें तो परमात्मा के प्रतीक। पद्मावती जो है ये परमात्मा के प्रतीक मानी जाती है। रत्नसेन किसका प्रतीक? तो मन का प्रतीक। रत्नसेन मन या फिर आत्मा का प्रतीक माने जाते हैं। रत्नसेन मन या फिर आत्मा के प्रतीक माने जाते हैं। नागमती सांसारिकता के प्रतीक, या फिर कहें तो भोग या विलास की प्रतीक मानी जाती है। नागमती सांसारिकता की प्रतीक या फिर भोग या विलास की प्रतीक मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। कुतुबन किस बादशाह के आश्रित थे? कुतुबन हुसैन शाह के आश्रित थे। ठीक है, कुतुबन जो थे ये हुसैन शाह के आश्रित थे। कुतुबन हुसैन शाह के आश्रित थे। कुतुबन के गुरु का नाम क्या रहा? शेख बुरहान। कुतुबन के गुरु का नाम रहा। कुतुबन किस बादशाह के आश्रित थे? तो हुसैन शाह के आश्रित थे। और कुतुबन के गुरु की बात की जा रही है तो इनके गुरु का नाम रहा शेख बुरहान इनके गुरु का नाम रहा। इनकी प्रसिद्ध रचना रही मृगावती। कुतुबन की प्रसिद्ध रचना रही मृगावती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है नागमती वियोग खंड से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? नागमती वियोग खंड से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जायसी के 12 मासा के रूप में नागमती के वियोग का वर्णन किया गया है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आपका वियोग। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका वियोग, यहाँ हो जाएगा वियोग। नागमती जायसी के 12 मासा के रूप में नागमती के वियोग का मार्मिक चित्रण किया गया है, तो ये सही है। नागमती वियोग खंड के संबंध में यह वियोग प्रवास जन्य के अंतर्गत आता है, ये भी सही है। यह वियोग चैत्र मास से प्रारंभ होता है, ये गलत है। ठीक है, ये गलत विकल्प है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि सही जो विकल्प सही नहीं है उसे हमें चुनना है, तो विकल्प ग यहाँ पे सही नहीं है। इस खंड में पक्षियों के माध्यम से संदेश भेजने का उल्लेख भी जायसी ने किया है। ठीक है, इस खंड में नागमती वियोग खंड में पक्षियों के माध्यम से संदेश भेजने का भी उल्लेख जायसी ने किया है, ये भी विकल्प सही है। तो विकल्प घ, ख और क तीनों ही सही है। विकल्प ग यहाँ पे गलत माना जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला हमें सुमेलित करना है। ठीक है, मृगावती किसकी रचना है? तो मृगावती हो गया आपका कुतुबन की रचना। मृगावती कुतुबन द्वारा रचित है। सत्यवती कथा किनकी रचना है? ईश्वरदास की रचना है। सत्यवती कथा ईश्वरदास की रचना है। चंदायन किसकी रचना है? तो मुल्ला दाऊद की रचना है। चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है। हंसावली किसकी रचना है? तो असाइद की रचना है। हंसावली असाइद की रचना है। आगे बढ़ेंगे। सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है? सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है? सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यानक परंपरा का प्रथम रचना किसे माना था? तो मृगावती को माना था, याद रखिएगा। परंतु यहाँ बोला गया है कि सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है, किसी के अनुसार नहीं बोला गया। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा चंदायन। सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ रहा चंदायन, जो कि मुल्ला दाऊद की रचना है। ठीक है, मधुमालती मंझन की रचना है। अनुराग बासुरी नूर मोहम्मद की रचना है। मृगावती कुतुबन की रचना है। आगे बढ़ते हैं। जायसी की काव्य भाषा क्या रही? जायसी की काव्य भाषा रही अवधी। जायसी की काव्य भाषा रही अवधी। ठीक है,
जायसी जो थे ये शेर शाह के समकालीन थे। जायसी किसके समकालीन थे? शेर शाह के समकालीन थे और अमेठी के निकट जायस नगर में रहते थे। जायसी किसके समकालीन थे? महत्वपूर्ण एक प्रश्न बन सकता है कि जायसी शेर शाह के समकालीन थे। पद्मावत की रचना शैली क्या रही? पद्मावत की रचना शैली क्या रही? मुक्त गीतात्मक शैली, संस्कृत प्रबंध की सर्गबद्ध शैली, लोक गीतों की शैली, फारसी की मसनवी शैली। तो फारसी की मसनवी शैली। पद्मावत की शैली क्या रही? फारसी की मसनवी शैली। इस शैली के अंतर्गत, ठीक है, मसनवी शैली के अंतर्गत प्रारंभ में अल्लाह हजरत मोहम्मद, उनके गुरु और उस वक्त के बादशाह की वंदना की जाती है। ठीक है, पद्मावत की रचना शैली क्या रही? फारसी की मसनवी शैली। और इस शैली के अंतर्गत, फारसी की जो मसनवी शैली है, इस शैली के अंतर्गत प्रारंभ में अल्लाह हजरत मोहम्मद, उनके गुरु और उस वक्त के बादशाह की वंदना की जाती है। मोही का हंसेसी की कोहरही, इसका तात्पर्य क्या है? मोही का हंसेसी की कोहरही, इसका तात्पर्य क्या है? क्या है कि इस पंक्ति का अर्थ, ये जो पंक्ति है ये जायसी ने ये जो पंक्ति है, मोही का हंसेसी की कोहरही, इसका क्या तात्पर्य है? तो ये जो पंक्ति है जायसी ने शेरशाह सूरी को सुनाया था। ठीक है, यह जो पंक्ति है ये जायसी शेरशाह सूरी से कहे थे। किस प्रकार कि शेरशाह ने इन्हें देखकर, जैसे इनके रूप को देखकर, मतलब इनके रूप को देखकर एक बार जैसे हंस दिए थे शेरशाह, इनके रूप को देखकर एक बार हंस दिए थे। तो इसी पर, उनके हंसने पर ही जायसी कहते हैं कि मोही का हंसे की कोहरही, अर्थात मुझ पे हंसते हो या उस कुम्हार पर। कुम्हार यानी कि यहाँ पे भगवान को कह सकते हैं कि मुझ पर हंसते हो या उस भगवान पर। तो इस पर इन्हें मतलब काफ़ी अफसोस भी हुआ था। जैसे ऐसा कहने पर शेरशाह को काफ़ी अफसोस भी हुआ था। इसके बाद उसने माफ़ी भी मांगी थी, ठीक है, जायसी से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प रचना और रचनाकार की दृष्टि से गलत है? रचना और रचनाकार की दृष्टि से गलत है ये बताना है हमें। मृगावती कुतुबन की रचना है, पद्मावत जायसी की रचना है, मधुमालती जायसी की रचना नहीं है। मधुमालती जायसी की रचना नहीं है, यह विकल्प यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे दो रचनाएँ हैं जो गलत हैं। यहाँ पे दो रचनाएँ हैं जो गलत है। मधुमालती भी जायसी की रचना नहीं है और आखिरी कलाम मुल्ला दाऊद की रचना नहीं है। मधुमालती किसकी रचना है? तो मधुमालती मंझन की रचना है। मधुमालती किसकी रचना है? तो मधुमालती मंझन की रचना है। मधुमालती मंझन की रचना है। जबकि आखिरी कलाम किसकी रचना है? तो जायसी की रचना है। आखिरी कलाम किसकी रचना है? आखिरी कलाम किसकी रचना है? तो जायसी की रचना है। आखिरी कलाम जायसी की रचना है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, जायसी ने पद्मावत में 12 मासा पद्धति का उपयोग किसके लिए किया है? जायसी ने पद्मावत में 12 मासा पद्धति का प्रयोग किसके लिए किया है? नक्षिक वर्णन, विरह वर्णन, आध्यात्मिक साधना या फिर शौर्य वर्णन? तो विरह वर्णन के लिए किया है। जायसी ने पद्मावत में 12 मासा पद्धति का उपयोग विरह वर्णन के लिए किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुराग बांसुरी की रचयिता कौन रहे? अनुराग बांसुरी के रचयिता रहते हैं नूर मोहम्मद। अनुराग बांसुरी के रचयिता रहे नूर मोहम्मद। निम्न में से कौन सा कथन सूफी कवियों के संबंध में सत्य नहीं है? सूफी कवियों के संबंध में असत्य कथन को बताना है हमें। सूफी कवि अमर प्रेम के उपासक और गायक थे, सही है ये। ठीक है, ये सभी राजाओं के दरबारी कवि थे। ये यहाँ पे गलत माना जाएगा, ये कथन सही नहीं है। ठीक है, ये कथन जो है ये सही नहीं है। सूफी कवियों के संबंध में यह कथन सही नहीं है। आगे है, सभी सूफी कवियों ने मसनवी शैली को अपनाया। ये भी सही है। इन्होंने प्रबंध काव्यों की रचना की, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं। शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य कौन थे? शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य रहे उस्मान। शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य कौन रहे? उस्मान। ठीक है, हाजी बाबा के शिष्य रहे उस्मान। उस्मान जो थे ये गाजीपुर के निवासी थे। उस्मान गाजीपुर के निवासी थे, जहांगीर के समकालीन थे। उस्मान गाजीपुर के निवासी थे और जहांगीर के समकालीन थे। ठीक है, इनके पिता शेख हुसैन थे। ठीक है, उस्मान ने चित्रावली नामक प्रबंध काव्य की रचना की, कब? 1613 ईस्वी में।
उस्मान ने चित्रावली नामक प्रबंध काव्य की रचना की 1613 ईस्वी में। उस्मान क्या थे, किसके समकालीन थे उस्मान? तो जहांगीर के समकालीन थे। इसके अलावा ये गाजीपुर के निवासी थे। अगला हमें सुमेलित करना है उस्मान द्वारा रचित रचना निम्न में से कौन सी है? तो चित्रावली। उस्मान द्वारा रचित रचना है चित्रावली। उस्मान द्वारा रचित रचना है चित्रावली। नूर मोहम्मद द्वारा रचित रचना है अनुराग बांसुरी। कुतुबन द्वारा रचित रचना है मृगावती। कुतुबन द्वारा रचित रचना है मृगावती। कासिम शाह की रचना है हंस जवाहिर। कासिम शाह की रचना है हंस जवाहिर। उस्मान चित्रावली, नूर मोहम्मद अनुराग बांसुरी, कुतुबन मृगावती, कासिम शाह हंस जवाहिर। आगे बढ़ेंगे। जायसीकृत, अगला प्रश्न है जायसीकृत पद्मावत के विषय में कौन सा कथन गलत है? जायसीकृत पद्मावत के विषय में कौन सा कथन जायसीकृत पद्मावत के विषय में कौन सा कथन गलत है, ये बताना है। तुलसीकृत मानस के अनुकरण पर जायसी ने भी इसमें दोहा चपाई शैली को अपनाया है। यह एक प्रेमाख्यानक काव्य है, सही है। इसकी भाषा ठेठ अवधि है, यह भी सही है। इसमें नागमती का वियोग वर्णन प्रवासजन्य विरह वर्णन के अंतर्गत आता है, ये भी सही है। जो गलत विकल्प है वह है विकल्प क। ठीक है, तुलसीकृत मानस के अनुकरण पर जायसी ने भी इसमें दोहा चपाई शैली को अपनाया है। ठीक है, जायसी ने तुलसीदास कृत मानस के अनुकरण पर जायसी ने तुलसीकृत मानस के अनुकरण पर दोहा चपाई शैली को नहीं अपनाया। तो इस प्रकार ये जो कथन है ये गलत साबित होगा पद्मावत के विषय में। ठीक है, विकल्प का यहाँ पे गलत साबित होगा पद्मावत के विषय में। आगे बढ़ेंगे। सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? तो सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना पद्मावत ही है। सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना पद्मावत है। और पद्मावत का रचना काल क्या रहा? तो 1540 ईस्वी। पद्मावत का रचना काल रहा 1540 ईस्वी। इसमें कुल कितने खंड हैं? तो 57 खंड है। इसमें कुल 57 खंड है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मधुमालती के रचयिता कौन रहते हैं? तो मधुमालती के रचयिता रहे मंझन। ठीक है, मृगावती के रचयिता रहते हैं आपके कुतुबन। मृगावती के रचयिता कुतुबन, मधुमालती के रचयिता मंझन। माधवानल कामकंदला के रचयिता रहे आलम। ठीक है, माधवानल कामकंदला के रचयिता कौन रहे? आलम। सूफी साधना के 4 पड़ावों में से इनमें से कौन सा नहीं है? सूफी साधना के 4 पड़ावों में से इनमें से कौन सा नहीं है? शरीयत, तरीकत, मारिफत, ये तीनों ही रहे परंतु मलकत नहीं। ठीक है, सूफी साधना के 4 पड़ावों में ठीक है, सूफी साधना के 4 पड़ावों में इनमें से कौन सा नहीं है? तो शरीयत, तरीकत, मारिफत, ये तीनों ही है परंतु मलकत नहीं है। ठीक है, मलकत नहीं है। मलकत की जगह पे क्या आ जाएगा? मलकत की जगह पे आ जाएगा आपका हकीकत। मलकत की जगह पे क्या रहेगा? आपका हकीकत। मलकत की जगह पे रहेगा आपका हकीकत। ठीक है, मलकत की जगह पे रहेगा हकीकत। ये सूफी साधना के 4 पड़ाव रहे। आगे बढ़ते हैं। रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। इनका हमें पहले क्या देखना पड़ेगा? प्रकाशन वर्ष देखना पड़ेगा सही अनुक्रम लगाने के लिए। तो अनुराग बांसुरी का प्रकाशन वर्ष रहा 1764 ईस्वी। अनुराग बांसुरी का प्रकाशन वर्ष क्या रहा? 1764 ईस्वी। मृगावती का प्रकाशन वर्ष रहा आपका 1503 ईस्वी। मृगावती का प्रकाशन वर्ष क्या रहा? 1503 ईस्वी। ठीक है, ज्ञानदीप का प्रकाशन वर्ष रहा आपका 1619 ईस्वी। ज्ञानदीप का प्रकाशन वर्ष रहा 1619 ईस्वी। इंद्रावती का प्रकाशन वर्ष रहा 1744 ईस्वी। इंद्रावती का प्रकाशन वर्ष क्या रहा? 1744 ईस्वी। 1744 ईस्वी। तो इस प्रकार सबसे पहले आ जाएगा आपका मृगावती 1503 ईस्वी। ठीक है, मृगावती 1503 ईस्वी। मृगावती 1503 ईस्वी। उसके बाद आ जाएगा आपका ज्ञानदीप 1619 ईस्वी। ज्ञानदीप 1619 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका इंद्रावती 1744 ईस्वी। इंद्रावती 1744 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका अनुराग बांसुरी 1764 ईस्वी। 1764 ईस्वी। ठीक है, तो ये इसका सही क्रम हो गया। अनुराग बांसुरी के रचयिता कौन रहते हैं? नूर मोहम्मद। मृगावती के रचयिता रहे कुतुबन। ज्ञानदीप के रचयिता कौन रहे? ज्ञानदीप के रचयिता रहते हैं शेख नबी। ठीक है, ज्ञानदीप के रचयिता रहे शेख नबी। और इंद्रावती के भी रचयिता रहते हैं नूर मोहम्मद। इंद्रावती और अनुराग बांसुरी, इंद्रावती और अनुराग बांसुरी, इन दोनों के ही रचयिता कौन रहते हैं? नूर मोहम्मद। मृगावती के रचयिता रहे कुतुबन। ज्ञानदीप के रचयिता रहे शेख नबी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है मुल्ला दाऊद की भाषा है। मुल्ला दाऊद की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? चंदायन है। ठीक है, मुल्ला दाऊद की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? चंदायन है। तो मुल्ला दाऊद की यहाँ पे भाषा पूछा गया ठेठ अवधि। मुल्ला दाऊद की भाषा है ठेठ अवधि। चंदायन मुल्ला दाऊद द्वारा रचित हिंदी की प्रथम सूफी काव्य माना जाता है। यहाँ तक कि मुल्ला दाऊद द्वारा रचित जो चंदायन है ना, यह हिंदी का प्रसिद्ध प्रथम सूफी काव्य माना जाता है। चंदायन को प्रथम सूफी काव्य माना जाता है। चंदायन में नायक लोरिक और नायिका चंदा की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है।
चंदायन में नायक लोरिक, ठीक है, नायक लोरिक और नायिका चंदा की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। 1379 ईस्वी इसका रचना काल रहा। 1379 ईस्वी चंदायन का रचना काल रहा। दोहा चौपाई शैली में रचित है यह चंदायन जो है, यह दोहा चौपाई शैली में रचित है 1379 ईस्वी में। लोरिक और चंदा की प्रेम कथा का इसमें वर्णन किया गया है और यह प्रथम सूफी काव्य माना जाता है चंदायन को। पद्मावत में उल्लेखित राजा रत्नसेन कहाँ के राजा थे? पद्मावत में उल्लेखित राजा रत्नसेन कुंभलगढ़ जो थे ये कुंभलगढ़ के राजा थे। अंगद पैज की रचना किसने की? अंगद पैज की रचना की ईश्वरदास ने। अंगद पैज की रचयिता कौन रहे? ईश्वरदास। इनकी अन्य रचना है, ईश्वरदास की अन्य रचना है भरत मिलाप, ठीक है। ईश्वरदास की अन्य रचना कौन सी है? भरत मिलाप। इसके अलावा यह राम भक्त कवि रहे। ईश्वरदास जो थे ये राम भक्त कवि रहे। ईश्वरदास ने एक प्रेमाख्यानक काव्य सत्यवती कथा भी लिखा है। ईश्वरदास का एक प्रेमाख्यानक काव्य, ईश्वरदास द्वारा रचित जो सत्यवती कथा है ना, वो प्रेमाख्यानक काव्य है। इसके अलावा अंगद पैज और एक इनकी रचना है भरत मिलाप, जो कि राम भक्त काव्य मानेंगे इन्हें, ठीक है, राम भक्ति काव्य मान सकते हैं। अंगद पैज और भरत मिलाप ये ईश्वरदास का राम भक्ति काव्य है और ईश्वरदास राम भक्त कवि रहे। और आपका सत्यवती कथा जो रहा, सत्यवती कथा ये एक प्रेमाख्यानक काव्य रहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अखरावट में वर्णमाला के एक हो जाएगा यहाँ पे, एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी चौपाइयाँ कही गई है, सही है। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है, ये भी सही है। पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त मिलती है, ये भी सही है। पद्मावत पूर्णतः ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है, ये जो विकल्प है ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। जो सही नहीं है वह कौन सा विकल्प है? विकल्प घ। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से जायसीकृत पद्मावत में प्रयुक्त छंद कौन सा है? जायसी द्वारा रचित पद्मावत में प्रयुक्त छंद है चौपाई दोहा चौपाई, ठीक है, ये छंद प्रयुक्त किया गया है पद्मावत में। जायसी सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। इसमें पद्मावत जो है यह कड़वक शैली में रचित है, ठीक है। पद्मावत कड़वक शैली में रचित है। कड़वक शैली किसे कहा जाता है? तो चौपाई के साथ दोहे का प्रयोग करना, चौपाई के साथ दोहे का प्रयोग करने को ही कड़वक शैली कहा जाता है। चौपाई के साथ दोहे का प्रयोग करना ही क्या कहलाता है? कड़वक शैली। चौपाई के साथ दोहे का प्रयोग करना ही क्या कहलाता है? कड़वक शैली, ठीक है। पद्मावत में कुल कितने खंड हैं? तो 57 खंड है। पद्मावत में कुल 57 खंड है। जायसी का प्रिय अलंकार क्या रहा? उत्प्रेक्षा। जायसी का प्रिय अलंकार रहा उत्प्रेक्षा। ठीक है, उत्प्रेक्षा। इसके अलावा जायसी किसके समकालीन थे? तो शेर शाह के समकालीन थे। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। जायसी शेर शाह के समकालीन थे। जायसी जो थे ये शेर शाह के समकालीन थे तथा अमेठी के निकट जायस नामक स्थान में रहते थे जायसी। आगे बढ़ेंगे। ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका कौन रही? ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका कौन रही? ज्ञानदीप के रचयिता कौन रहते हैं? ज्ञानदीप के रचयिता रहे आपके शेख नबी, ठीक है। ज्ञानदीप के रचयिता कौन रहे? तो शेख नबी। ज्ञानदीप के रचयिता रहे शेख नबी और इसकी नायिका रही देवयानी। नायक कौन रहा? तो ज्ञानदीप। नायक रहा ज्ञानदीप और नायिका रही देवयानी। इन्हीं दोनों की प्रेम कथा का इसमें वर्णन किया गया है। और ज्ञानदीप का रचना काल क्या रहा? 1618 ईस्वी। ज्ञानदीप का रचना काल रहा 1618 ईस्वी। आगे बढ़ेंगे। मन अति भयो हुलास बिगसी जनु कोक किरण रवि अरुण अधर तिये सधर बिंब फल जानी कीर छवि। मन अति भयो हुलास बिगसी जनो कोक किरण रवि अरुण अधर तिये सधर बिंब फल जानी कीर छवि। उक्त काव्यांश में किसके उल्लास का उल्लेख किया गया है? तो इस काव्यांश में पद्मावती के उल्लास का उल्लेख किया गया है। यह काव्य पंक्तियाँ चंद्रबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो से उद्धृत है। ये जो काव्य पंक्तियाँ हैं किससे उद्धृत है? तो चंद्रबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो से उद्धृत है। इसमें कुल कितने सर्ग है? इस महाकाव्य में, पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य में कुल 69 सर्ग है। पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य में कुल 69 सर्ग है।
पद्मावती जो सर्ग है ना, यह पृथ्वीराज आसो का 20वां सर्ग है। ठीक है, पद्मावती जो सर्ग है यह पृथ्वीराज आसो का 20वां सर्ग है। आगे बढ़ेंगे। जायसी के नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ किस मास से किया गया है, ये बताना है हमें। तो आपका जो पद्मावती है उसमें कुल कितने खंड है, 57 खंड है, उसमें कुल 57 खंड है। और जो नागमती वियोग खंड है, ठीक है, नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ आषाढ़ मास से किया गया। ठीक है, नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ किस मास से किया गया है, तो आषाढ़ मास से किया गया है। नागमती वियोग खंड में राजा रत्नसेन के वियोग में डूबी रानी नागमती की विरह व्यथा का वर्णन किया गया है। नागमती वियोग खंड में राजा रत्नसेन के वियोग में डूबी रानी नागमती के विरह व्यथा का वर्णन किया गया है। इस पूरे अंश में साल के विभिन्न महीनों में नागमती की स्थिति का वर्णन किया गया। नागमती वियोग खंड में साल के विभिन्न महीनों में नागमती की जो स्थिति रहती है उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, इसके अलावा पद्मावत का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य का अनुपम निधि है। विरह वर्णन के कारण इसे प्रेम का पीर भी कहा गया है। विरह वर्णन के कारण इसे प्रेम का पीर काव्य भी कहा गया है। विरह वर्णन के कारण इसे प्रेम का पीर काव्य भी कहा गया है। और यह नागमती वियोग खंड पद्मावती का एक सबसे महत्वपूर्ण खंड माना जाता है, जिसमें विरह वर्णन किया गया है, नागमती के विरह का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, इनमें अवधि की प्रारंभिक कृति कौन सी मानी जाती है। अवधि की प्रारंभिक कृति मानी जाती है चंदायन को। मुल्ला दाऊद द्वारा रचित चंदायन को अवधि की प्रारंभिक कृति मानी जाती है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद द्वारा रचित चंदायन को अवधि की प्रथम कृति माना है। ठीक है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद द्वारा रचित चंदायन को अवधि की प्रथम कृति माना है और मुल्ला दाऊद को सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का प्रथम कवि माना है। ठीक है, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को क्या कहा है, तो लोर कहा या फिर लोर कथा कहकर संबोधित किया है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा या फिर लोर कहा। ठीक है, लोर कहा या फिर लोर कथा कहकर संबोधित किया है। लोर कथा कहकर संबोधित किया है किसने, तो डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके विषय में कहा है। उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी के विषय में कहा है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी के विषय में कहा है। अगला प्रश्न है, जायसी के पद्मावत में पद्मावती कहाँ की राजकुमारी है। जायसी के पद्मावत में पद्मावती सिंघल द्वीप की राजकुमारी है। जायसी के पद्मावत में पद्मावती जो है ये सिंघल द्वीप की राजकुमारी है। सिंघल द्वीप जो है यह हृदय का प्रतीक है। ठीक है, सिंघल द्वीप किसका प्रतीक है, तो सिंघल द्वीप आपका हृदय का प्रतीक है। सिंघल द्वीप हृदय का प्रतीक है। ठीक है, पद्मावती जो है यह सात्विक बुद्धि या फिर परमात्मा की प्रतीक है। पद्मावती सात्विक बुद्धि या फिर परमात्मा की प्रतीक है। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा कवि सगुण भक्ति धारा का कवि नहीं है। तो कुतुबन जो है, ये सगुण भक्ति धारा का कवि नहीं है। यह सूफी कवि थे। कुतुबन जो रहे यह सूफी कवि रहे और चिश्ती वंश के प्रवर्तक शेख बुरहान के शिष्य थे। कुतुबन जो थे ये चिश्ती वंश के प्रवर्तक शेख बुरहान के शिष्य थे। कुतुबन किसके शिष्य रहे, शेख बुरहान के शिष्य रहे। कुतुबन की प्रमुख रचना कौन सी है, मृगावती। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूफी कवि किस शाखा से संबंधित है। तो प्रेमाश्रयी शाखा से संबंधित थे। सूफी कवि प्रेमाश्रयी शाखा से संबंधित थे। जायसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की है। तो बाबर की प्रशंसा की है। जायसी ने आखिरी कलाम में बादशाह बाबर की प्रशंसा की है। तन चितउर मन राजा किन्हा, हिय सिंघल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा।
तन चितुर मन राजा किन्हा हिय सिंघल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा। पंक्तियाँ किस ग्रंथ की है? तो ये जो पंक्तियाँ ये पद्मावत की हैं। ये किस ग्रंथ की है? पद्मावत की है। ठीक है, ये पंक्तियाँ किस ग्रंथ की हैं? तो ये पद्मावत नामक ग्रंथ की है। पद्मावत में कुल कितने खंड है? 57 खंड है। जायसी का प्रिय अलंकार कौन सा रहा? उत्प्रेक्षा अलंकार रहा है, पहले ही बताया आपको। पद्मावत की भाषा कैसी रहती है? अवधि, कहीं कहीं पर ठेठ अवधि भी बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे? निम्नलिखित विकल्पों में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे? तो मसनवी साफ पता चल रहा है, संस्कृत निष्ठ हिंदी, दक्षिणी हिंदुस्तानी। मसनवी को हम लोग हिंदी की शैली नहीं मानेंगे, मसनवी को हिंदी की शैली नहीं मानेंगे। मसनवी फारसी भाषा की शैली है। आगे बढ़ते हैं। उदधि आई तेई बंधन किन्हा इति दसमाथ अमर पद लीन्हा। पंक्तियों के रचयिता कौन रहे? उदधि आई तेई बंधन किन्हा इति दसमाथ अमर पद लीन्हा। पंक्तियों के रचयिता रहे जायसी। इन पंक्तियों के रचयिता कौन रहे? जायसी। ठीक है, जायसी रहे इन पंक्तियों के रचयिता। जायसी की ये जो पंक्तियां हैं जायसी की प्रसिद्ध सूफी काव्य आपका सूफी महाकाव्य पद्मावत। ठीक है, जायसी द्वारा रचित जो महाकाव्य है पद्मावत के लक्ष्मी समुद्र खंड से लिया गया है। ये जो पंक्तियां हैं जायसी के पद्मावत महाकाव्य के लक्ष्मी समुद्र खंड से लिया गया। जिस प्रकार नागमती वियोग खंड में विरह वर्णन है ना, उसी प्रकार ये जो पंक्ति है आपका लक्ष्मी समुद्र खंड से लिया गया है। दोहा और चौपाई छंद में लिखे गए इस महाकाव्य की भाषा क्या रही? अवधि रही। इस महाकाव्य की भाषा क्या है? अवधि है। आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को क्या कहा है? तो समासोक्ति काव्य कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को समासोक्ति काव्य कहा है। इसके अलावा जो विजयदेव नारायण शाही है ये पद्मावत को एक त्रासदी मानते हैं। ठीक है, विजयदेव नारायण शाही पद्मावत को क्या मानते हैं? एक त्रासदी मानते हैं। पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया था? पद्मावत का बंगला अनुवाद किया आलो उजाला ने। पद्मावत का बंगला अनुवाद आलो उजाला ने किया। यह अनुवाद अराकान राज्य के वजीर, ठीक है, अराकान राज्य के वजीर, यह अनुवाद अराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने, अराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने 1650 ईस्वी के आसपास, ठीक है, अराकान राज्य के पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया? तो पद्मावत का बंगला अनुवाद किया आलो उजाला ने। पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया? आलो उजाला ने। यह अनुवाद अराकान राज्य के वजीर, ठीक है, अराकान राज्य के वजीर, यह अनुवाद अराकान राज्य के वजीर, ठीक है, अराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने, अराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने, अराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने, अराकान राज्य के वजीर अराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने 1550 अराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने 1650 ईस्वी के आसपास ये 1650 ईस्वी के आसपास आलो उजाला नामक एक कवि से करवाया था। अराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने 1650 ईस्वी के आसपास आलो उजाला नामक एक कवि से पद्मावत का बंगला अनुवाद करवाया था। अराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने अराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने 1650 ईस्वी के आसपास पद्मावत का बंगला अनुवाद किससे करवाया था? तो आलो उजाला नामक के कवि से करवाया था। बहुत डिस्टर्बेंस हो रही थी। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इंद्रावती नूर मोहम्मद द्वारा रचित है। हंस जवाहिर कासिम शाह द्वारा रचित है। चित्रावली आपका हो गया उस्मान द्वारा रचित। मधुमालती मंझन द्वारा रचित है। मधुमालती जो है यह कुतुबन की रचना नहीं है बल्कि यह मंझन की रचना है। मधुमालती जो है यह मंझन की रचना है। फूल मरे पे मरे न बासु, फूल मरे पे मरे न बासु, यह प्रसिद्ध उक्ति किस कवि की है? फूल मरे पे मरे न बासु, यह प्रसिद्ध उक्ति किस कवि की है? तो यह उक्ति है जायसी की। ठीक है, तो चलिए फिर आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे और किसी प्रकार की कोई डिस्टर्बेंस हुई हो, बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। अगले क्लास में जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।